हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सोशल साइंस। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसका सीरीज शुरू किया है। कल हमने इसका पहला लेक्चर अपलोड किया है। इसी चैप्टर का ये एनसीईआरटी क्लास 8th की बुक है, जिससे हम आपके बेसिक्स क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी वेटेज रखता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमन टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर, खासकर जो जेके एसएसबी, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन इंक्लूडेड है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए बेसिक कवर करना, अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समझना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके बाद एग्ज़ाम में आएगा, आप इजीली उसको मार्क कर सकते हैं। या अगर आप सब्जेक्टिव, चाहे आप यूपीएससी की बात कर रहे हो या पीएससी एग्जामिनेशंस की बात करें, या जहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 8th है। जो भी जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी क्लास 8th की बुक है तो आप उसको सामने रख लें, उससे आप पढ़ें। हम आपको पढ़ाएंगे वैसे ही जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो ऑफलाइन से आप ऑनलाइन जो है पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट से भी, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। हमने इसका कल पार्ट 1 अपलोड किया है, वो जाके आप देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप वीडियो जो इसका पार्ट 1 है वो आप ज़रूर देख लें। हम इसका आज पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कल इसको जो है कंप्लीट किया था। 9 तक का जो पीरियड है, इसके आगे का हम आज पूरा डिटेल 1947 तक करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पीरियड, 1922 से लेके 29 तक। बहुत सारे जो इवेंट्स इसमें हुए हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप यहाँ पे आए हैं नॉलेज गेन करने के लिए, या अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास बुक है तो बुक से आप पढ़ना शुरू कर लें, क्योंकि हम भी आपको यहाँ बुक से ही पढ़ा रहे हैं और डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929 का पीरियड हम डिस्कस करेंगे आज। महात्मा गांधी, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताया, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आए थे और एक पॉपुलर पर्सनालिटी ये साउथ अफ्रीका में ये बहुत मशहूर हो गए थे। ना कि साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ, बल्कि इंडिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका नाम जो है वो पॉपुलर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने थ्रू सत्याग्रह, नॉन वायलेंट मूवमेंट के थ्रू जो है, जो ब्लैक या ब्राउन जो पॉपुलेशन थी, पर्टिकुलरली जो इंडियन वहाँ पे काम कर रहे थे या इंडियन लेबर्स वहाँ पे थे, रह रहे थे, उनको उनके राइट्स वहाँ पे जो बहुत सारे राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे, तो उन उसके लिए इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और वहाँ पे वो उनको राइट्स दिलाने में कामयाब हो गए। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो इंडियन लोग थे महात्मा गांधी से, उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, इसीलिए नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको फादर ऑफ नेशंस भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। ये आपको नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी ही वजह से अगले जो 3 डिकेड थे, खासकर 1919 से लेके
1947 तक का पीरियड अगर आप बोले तो उसको गांधी पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका ही जो था, इन्होंने ही ब्रिटिशर्स को परेशान किया था, मतलब यहाँ से निकालने में, इंडिया को आज़ादी दिलाने में इन्हीं का मेजर रोल था। इन्होंने मासेस को जो है नेशनल मूवमेंट, एक जो मूवमेंट था जो पहले रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था जिसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग, पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनकी वजह से मासेस, आम लोग इस नेशनल मूवमेंट्स में आना शुरू हो गए। एक मूवमेंट जो लिमिटेड था वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। सो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज यू नो, अगेंस्ट वायलेंट, जैसे पहले ही बता चुके हैं, ये अगेंस्ट वायलेंस था, वायलेंट मूवमेंट्स पे बिलीव नहीं करता था, ये इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है। ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने कॉल्ड ऑफ किया था फरवरी में 1922 में। क्यों किया था? ए क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर ए पुलिस स्टेशन इन चौरी चौराया। तो चौरी चौराया जो है, यहाँ पे एक वायलेंट इंसिडेंट ऑकर हो गया। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन था उसको आग लगाई, और उस आग की वजह से बहुत सारे पुलिसमैन जो है 22 to 24 पुलिसमैन यहाँ पे मर गए। सो इसकी वजह से इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कॉल ऑफ कर दिया। द पीजेंट्स वेर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड, लोगों ने, जो प्रोटेस्टिंग पीजेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू की। इसी वजह से उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन को आग दी और उसमें 24 पुलिसमैन जो है मारे गए। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in rural areas. तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ख़त्म हो गया, कांग्रेस लीडर जो थे उन्होंने कहा कि अब जो है कांग्रेस को रूरल एरियाज में जाना चाहिए और रूरल एरियाज में काम शुरू करना चाहिए। Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight elections to councils and enter them in order to influence government policies. मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे, इन्होंने आर्ग्यू किया कि कांग्रेस को अब इलेक्शंस लड़ने चाहिए और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा विद इन द गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट में, जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट में इंडियंस होंगे तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते थे। ये इनका आर्ग्यूमेंट था मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास का। Through sincere social work in villages in mid-90s, the Gandhians were able to extend support base. तो क्या हुआ इसी पीरियड में, महात्मा गांधी की जो सपोर्टर्स थे वो विलेजेस में हो गए। उन्होंने लोगों को वहाँ पे अवेयर किया गांधी जी के प्रैक्टिसेस के थ्रू। गांधी जी का जो पर्पस था उसका, वो सब उन्होंने वहाँ पे विलेजेस में, जो बहुत फार फार विलेजेस थे वहाँ पे गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, जो नेशनल मूवमेंट था उसका सपोर्ट, या गांधी जी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था। दिस प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसओबीडियंस। और जब सिविल डिसओबीडियंस 1930 में हो गया, खासकर जो दांडी मार्च आपने सुना होगा, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो गया। टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन 1920s। 1920s में बहुत इम्पोर्टेंट जो दो इवेंट हो गए, वो हो गया पहली कि जो आरएसएस, आज नाम सुन रहे हैं आपका काफ़ी, जो जिसका एक बीजेपी भी उसी का पार्ट है, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, इसी टाइम पे बनी थी 1920s में। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी टाइम जो है फॉर्म हो गई थी। दीज पार्टीज है वेरी डिफरेंट, इनकी आइडियाज़ बहुत डिफरेंट थी, पॉलिसीज, इनका जो पर्पस था वो बहुत अलग अलग था। फाइंड आउट अबाउट द, तो जैसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। जो भगत सिंह है वो भी इसी टाइम पे एक्टिव थे, और ये इनकी जो लीनियंट थे वो किसकी तरफ थे, ये इनकी जो एफिलिएशन थी वो कौन सी पार्टी की तरफ थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। तो द 1920 to 30 closed with the Congress resolving to fight पूर्णा स्वराज। पूर्णा स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो 1930 ख़त्म हो गया, 1930 तक का पीरियड था, ये जो डिकेड था, डिकेड 10 सालों को बोलते हैं। सो ये ख़त्म कब हुआ? 1929 में
प्रेसिडेंटशिप जब प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, जो एनुअल कांग्रेस रेजोल्यूशन पास उन्होंने किया 1929 में, पूर्ण पूर्ण स्वराज का, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स से। इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे पहले 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाता था, इसी यहीं से, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज था ये 26 जनवरी को इन्होंने डिक्लेयर किया था, और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहले 1947 तक 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये हैं आपके भगत सिंह, जो एट द एज ऑफ 23 इनको हैंग किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि इन्होंने और इनके दो साथी और थे, उन्होंने असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था। और इनके जो साथी थे वो थे नेशनलिस्ट बीके दत्ता, ही थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस पर इनको फांसी मिल गई। और इस बॉम्ब, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ये इन्होंने क्या बोला है कि ये बॉम्ब फेंकने का मकसद क्या था। सो इन्होंने कहा कि वॉज नॉट टू किल, इसका पर्पस, बॉम्ब फेंकने का पर्पस ये नहीं था कि इससे कोई मर जाए, बट टू मेक डेफ हेयर, मतलब जो बहरे थे उनको सुनाई देनी चाहिए आवाज़, हमारा जो है पावर उनको उन तक पहुंचनी चाहिए। और ये कौन सी पार्टी से, फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड, सो इन्होंने एक पर्पस जो है, इनका जो एक पार्टी था इन्होंने फाउंड किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इन्होंने फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे इन्होंने इसको फॉर्म किया था। सो ये थे आपके भगत सिंह। नाउ दांडी मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज 1929 में जो है रेजोल्यूशन में पास हो गया था, 26 जनवरी 1929, इसीलिए 26 जनवरी 1929 को पहले एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। पूर्ण स्वराज would never come on its own. It had to be fought for. In 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. 1930 में गांधी जी ने जब जो यहाँ पे नमक बनाया जाता था दांडी पे, तो उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स लगाया, और उसी को ब्रोक करने के लिए गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो साल्ट मार्च जो है ब्रेक करेगा थ्रू वो एक लंबा सा मार्च जो आपका आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेके पूरा दांडी तक चलता गया, और उन्होंने वहाँ पे सॉल्ट अपने हाथों में लिया और डिक्लेयर किया कि ये जो लॉ था गवर्नमेंट का, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया और इसको ब्रेक किया। इसमें बहुत सारी वायलेंस भी हो गई। According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. जो स्टेट लॉ बनाया गया था, इसमें स्टेट को जो है वो मोनोपोली थी इस जो है नमक बनाने में और नमक की सेल करने में, इस स्टेट की मोनोपोली थी। लेकिन नमक बहुत इम्पोर्टेंट जो है इंडियंस के लिए और किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको भी पता है, इसके बिना तो खाना खाया ही नहीं जाता। सो ये बर्दाश्त से बाहर था, ये एक्सट्रीम पॉइंट था जो ब्रिटिशर्स ने लिया, और यही एक जो डिसीजन था उनकी शिकस्त का भी एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न इनफैक्ट बन गया आगे चल के। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वाज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट। सो इन्होंने कहा कि ये गुनाह था, ये गलत है सॉल्ट पे टैक्स लगाना, सिंस इट वाज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आइटम है फूड के लिए, ठीक है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड टू जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू ए स्पेसिफिक ग्राउंड शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। ये एक ऐसा जो लॉ था जिसकी वजह से रिच और पुअर डिवाइड नहीं थे, क्योंकि सॉल्ट जो है कोई क्लास या कलर डिस्टिंक्शन पे नहीं बेस नहीं है, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है और सबको ये चाहिए ही चाहिए। सो इस लॉ पे जो है, इस लॉ को हटाने में सारे जो है अमीर लोग, गरीब लोग सब मिलजुल के जो है एक मूवमेंट शुरू किया था अंडर महात्मा गांधी। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स, 240 माइल्स इन्होंने जो है ट्रैवल किया बाय फुट, साबरमती आश्रम से लेके कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक, जहाँ पे इन्होंने सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रोक किया था। और इन्होंने हाथ में, यहाँ से ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने हाथ में जो है नमक लिया और डिक्लेयर किया कि हम सॉल्ट लॉ को जो है ब्रेक करते हैं और
इसको नहीं मानते हैं। ठीक है। वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। वुमेन, आपको पता है वुमेन की इतनी इतनी इम्पोर्टेंस उसको उनको नहीं दी जाती थी। उनको सिर्फ एक घर में ही रिस्ट्रिक्ट किया गया था। भी इस दांडी मार्च में आना शुरू हो गया और इनको भी जगह दी गई थी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नाम है अम्बा अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। ये कर्नाटका से थी। इनको जो है इनका स्ट्रगल भी बहुत ही यूनिक तरह का स्ट्रगल है, जो फिर इनको आगे चल के इन्होंने काफ़ी जो है पार्टिसिपेट किया था नेशनल मूवमेंट में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू ने ही परस्यू किया गांधी जी को कि वो वुमेन को भी जो है अलाउ करे मार्च में। पहले पहले गांधी जी ने इस चीज़ से इनकार किया था कि वो, लेकिन बाद में सरोजनी नायडू ने इनको जो है परस्यूट किया था कि वो भी मार्च में ज्वाइन करें, वो भी मूवमेंट में ज्वाइन कर लें। तो पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। तो वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रैश। गवर्नमेंट ने इसको क्रैश करने की कोशिश की। ब्रूटल लाठीचार्ज इन्होंने किया सत्याग्रही पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेल भी पहुंचा। थाउजेंड्स वेर सेंट टू जेल। लेकिन जो है सॉल्ट का जो लॉ ब्रेक किया था उसमें कामयाबी मिल चुकी थी, क्योंकि मेन मकसद जो था वो था कि जो स्ट्रगल है एक मूवमेंट को जो है उसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए और उसकी आवाज़ पूरे जो है पूरे हिंदुस्तानियों तक पहुंचाई जाए, गांव गांव में पहुंचाई जाए। और यही इस सॉल्ट मार्च से हो गया। सो कंबाइंड स्ट्रगल्स इंडियंस बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या हो गया, जब ये कंबाइंड स्ट्रगल इन्होंने किया, इसकी वजह से फिर 1935 एक्ट जो है आ गया और उस एक्ट में जो प्रोविंसेस थी उनको ऑटोनॉमी मिल गई बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत में। अभी तक इनमें जो है इलेक्शंस नहीं होते थे और इस 1937 में पहली बार जो है इलेक्शंस हो गए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। और कांग्रेस ने 7 जगह पे आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, कांग्रेस ने 7 जगह 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फॉर्म की। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 साल बाद कांग्रेस ने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो गया था, कांग्रेस लीडर्स वे रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश। कांग्रेस लीडर जो थे वो सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी ये कंडीशन थी कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगा ब्रिटिश जो है यहाँ से निकलेगा और इंडिया को आज़ाद करेंगे। लेकिन ये डिमांड जो है ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं थी। तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड। ये एक जो है ब्रिज मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा जो में हुई थी 1930 में, इन्होंने बताया कि वीर लखन नायक जो थे इनको हैंग किया गया था। तो ये है ऑन अगस्त 25 19 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग हो गई थी 1942 में, जिसमें 19 लोग मारे गए थे एट पापरंदी इन नबरंगपुर। मैनी डाइड देयर आफ्टर फ्रॉम वाउंड्स। और इसके बाद जो है बहुत मर गए, क्योंकि इंजरीज बहुत हो गई थी, सीरियस इंजर्ड भी बहुत थे और बहुत सारे लोग इसके बाद भी मर गए। और उनमें से एक जो था वीर लखन नायक, ए लेजेंडरी ट्राइबल लीडर था हु डिफाइड ब्रिटिश वाज हैंग। सो इन्होंने ब्रिटिशर्स को नहीं माना, ब्रिटिश की जो है इम्पोजिशन, जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको नहीं माना और इनको बाद में जो है हैंग कर दिया गया था। ये कौन कह रहे हैं, ये ब्रिज मोहम्मद कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट थे उड़ीसा कांग्रेस जो 1930 में हो गई थी। ठीक है, ओके। ये यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का फोटो है। आप सोशलिस्ट थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी जाके। कहाँ पे इन्होंने ये सिंगापुर में इन्होंने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज। और इन्होंने फिर इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश थी जिसमें ये नाकाम हो गए। और तब से अभी तक इनका कोई पता नहीं, क्लियर नहीं है कि ये कहाँ है, क्या हुआ इनका, कैसे इनकी जो है डेथ हो गई, इसका कोई अभी तक क्लियर कट
एविडेंस नहीं मिली है। क्विट इंडिया एंड लेटर नाउ 1942 में चले जाते हैं हम। क्विट इंडिया 1942 में गांधी जी ने लॉन्च किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको नहीं माना था। और फिर 1942 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, गांधी जी ने उसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च किया, और उसकी वजह से वो ब्रिटिश जो है बैकबोन उनकी जो है बैकफुट पे चले गए, और बहुत सारे लॉज जो कि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन गया इंडियन इंडिपेंडेंस का। सो महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इन्होंने लॉन्च किया है इसको, द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। और उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश है इनको इंडिया से बहुत जल्दी जाना चाहिए, क्विट करना चाहिए इंडिया को। ही टोल्ड देम टू द पीपल ही सेड डू और डाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन गांधी जी का डू और डाई, करो या मरो। ये इंपॉर्टेंट आपको है याद रखना, ये किसने बोला था, तो ये गांधी जी ने 1942 में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट में बोला था। तो एक काफ़ी पावरफुल स्लोगन है। इन योर एफर्ट टू फाइट ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। और इन्होंने इस पे जोर दिया कि आपको फाइट तो करना है लेकिन नॉन वायलेंटली फाइट करना है। गांधी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड, और इन गांधी जी को जेल किया था, इनके साथ बहुत सारे जो लीडर्स थे इनको भी जेल में जो है बंद किया गया था। It specifically attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it। इस मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे यूथ जो पढ़ाई कर रहे थे या लोग जो है जॉब्स कर रहे थे उन्होंने रिज़ाइन किया। स्टूडेंट्स ने स्कूल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहाँ से निकल गए और वो मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वेयर अटैक्ट ऑल ओवर द। और जो कम्युनिकेशन थी स्टेट की जो सिंबल्स थी उन सब पे जो है अटैक किया गया ड्यूरिंग 1942 में। इन मेनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है बहुत सारी जगह पे इंडिया में लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट जो है बनाई थी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश ने जो इसका जो रिएक्शन था, ब्रिटिशर्स ने रिएक्शन लिया, बहुत हार्श रिएक्शन था, बहुत सीवियर रिप्रेशन, इन्होंने बहुत लाठीचार्ज किया, लोग मर भी गए इसमें बहुत सारे लोग। बाय द एंड ऑफ 1943 के एंड में अराउंड 90,000 इंडियंस वर अरेस्टेड। आप इमेजिन लगा सकते हैं 90,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड अराउंड 1000 जो है इंडियंस इस टाइम पे मर गए थे। ब्रिटिश इतना रिप्रेशन, सीवियर रिप्रेशन के थ्रू उन्होंने इस जो है रिएक्शन था उनका, जिसमें उन्होंने 1943 में कुछ मिलियन की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे इंडिया की, और उसमें भी 90,000 इंडियंस को उन्होंने अरेस्ट किया था, 1000 मर गए थे। सो इन मैनी अदर एरियाज वे गिवन मशीन गन्स को फ्रॉम जो एयरप्लेन्स थे उनको यूज़ किया गया था लोगों को मारने के लिए या रेबेलियन जो था उसको ख़त्म करने के लिए। हाउएवर अल्टीमेटली ब्रिटिश राज द ब्रॉट द राज टू द नीज। हाउएवर ये जो मूवमेंट था इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अपने घुटने टेकने पड़ गए, और लेटर ऑन क्या हो गया, उसको इंडिपेंडेंस देना ही पड़ गया 1947 में। So towards independence and partition. Meanwhile, 1940 में इंडिपेंडेंट स्टेट जो मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था, और उसमें वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो कि अभी का पाकिस्तान है। मगर ये जो 1940 का रेजोल्यूशन था इसमें पाकिस्तान का मेंशन नाम नहीं था, पाकिस्तान इसमें मेंशन नहीं था। ये सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान नाम इसमें मेंशन नहीं था। Why did the league ask for autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? From 1930s league began viewing Muslims as a separate। 1930s से लीग जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम्स को एज ए सेपरेट नेशन देखना शुरू किया फ्रॉम हिंदू से। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री। इसमें बहुत सारे रीजंस थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हिस्ट्री अभी तक भी जो थी, जो कम्युनल हार्मनी थी उसमें भी कहीं दफ़ा
हिंदू मुस्लिम यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। बहुत जगह पे कम्युनल राइट्स इससे पहले भी हुए थे 1920s और 1930s की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो इसमें बहुत जगह पे कम्युनल वायलेंस देखने को मिली थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने जो है जो मुस्लिम्स को एज ए सेपरेट नेशन देखना शुरू किया था। और ये सेपरेट नेशन कहाँ हो सकता है, ये एक सेपरेट नेशन एक पर्टिकुलर या अलग एरिया अलग स्टेट में हो सकता है जहाँ मुस्लिम्स अपना जो है लॉज शरिया के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें। तो मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937, ये यहाँ पे 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए, सीम टू हैव कन्विंस्ड, जिसमें मुस्लिम्स वेर अ माइनॉरिटी, क्योंकि उसमें मुस्लिम्स बहुत सारी सीट्स नहीं जीते थे और उसमें उनको लग गया कि वो जो है इंडिया में एक माइनॉरिटी ही बन के रहेगी और दे वुड ऑलवेज प्ले एज सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। सो इनको हमेशा जो है एक सेकंड पोजीशन ही मिलेगी, ये एक प्रोमिनेंट प्लेस नहीं हासिल कर सकते हैं विद इन इंडिया। सो इनको एक जो है सेपरेट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए ही चाहिए। ये इन्होंने 1940 में डिक्लेयर किया था इन इट्स रेजोल्यूशन। इट फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, इनको डर लगा कि ये मुस्लिम्स जो है अनरिप्रेजेंटेड, शायद इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन सकता है आगे चल के। द कांग्रेस रिजेक्शन मुस्लिम लीग टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस लीग इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। तो द कांग्रेस रिजेक्शन, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था। मुस्लिम लीग का डिज़ायर था कि जो जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंस में फॉर्म की जाएगी 1937 इलेक्शंस में, एक अलायंस होगा कांग्रेस और लीग का, लेकिन उसको कांग्रेस ने रद्द किया था, नहीं माना था। और उसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग बहुत जो है गुस्सा हो गई थी और उनको इसका जो है एक हिंट मिला था कि जो मुस्लिम और या कांग्रेस जो है आगे चल के भी ऐसे होगा जिसकी वजह से सफ़र करना पड़ेगा मुस्लिम्स को और मुस्लिम की जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगी या ख़त्म होगी या नहीं मिल सकती है, कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होगा। सो ये सारे जो है एक आइडियाज़ जो उनके लीग के थे, इसको इन आइडियाज़ को पुश किया कहाँ तक, आपका सेपरेट स्टेट तक। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज मुस्लिम्स, और कांग्रेस भी जो है फेल हो गई 1930s में, 1937 में मुस्लिम वोट्स को मोबिलाइज करने में। मुस्लिम वोट्स जो है वो लीग को ही मेजरली गए 1937 वाले इलेक्शन में। इट अलाउड लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट, और इसकी वजह से सोशल सपोर्ट जो है मुस्लिम लीग का वो और ज़्यादा बढ़ गया था। इट्स आउट एंड लॉन्च इट्स सपोर्ट इन द 1940s व्हेन द मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वेर, जब कांग्रेस लीडर्स, जब बहुत सारे लीडर्स जेल में थे और 1940 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, इस टाइम पे जो मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट जो है बढ़ाने की कोशिश की थी। एंड ऑफ 1940, एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। द ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशंस बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग एंड देमसेल्व्स फॉर इंडिपेंडेंट एरिया, और ब्रिटिशर्स ने जो है एक नेगोशिएशंस इनिशिएट की बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि वो एक रेजोल्यूशन, वो जो है एक अपना अंडरस्टैंडिंग बनाए, उनको मतलब क्या चाहे, कैसे उनको रेजोल्यूशन करना है इस प्रॉब्लम का, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने आफ्टर वॉर जो है 1945 के बाद इनिशिएट किया था। मगर ये टॉक्स जो है सारे फेल हो गए बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, और फाइनली जो है क्लेम किया गया था 1946 में कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। इलेक्शंस टू द प्रोविंस वेयर अगेन हेल्ड, और इलेक्शंस फिर 1946 में हो गए। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस ने अच्छा किया था, लेकिन बट लीग सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वाज, लेकिन लीग की जो मुस्लिम लीग की जो रिजर्व सीट्स थी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, इसमें मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म था, कांग्रेस उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा किया और उसकी वजह से उनको जो है श्योर हो गए कि उनका जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल बेस उनकी बहुत बढ़ गई है, और उन्होंने अपनी डिमांड जो है, डिमांड फॉर पाकिस्तान, वो और भी ज़्यादा
उसको जो है एम्फेसाइज करना शुरू किया था। और 1946 मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था यहाँ पे, जिसमें 3 मेंबर्स थे। मिशन टू दिल्ली टू एग्जामाइन द डिमांड एंड टू सजेस्ट सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क टू फॉर फ्री इंडिया। इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा था जिसके अंडर में ये एक जो है एग्जामाइन करेंगे डिमांड बोथ द पार्टीज की, और उसके बाद जो है इंडिया को फ्री किया जाएगा। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन, इस मिशन ने क्या सजेस्ट किया, इस मिशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, लेकिन ये डिमांड जो है मुस्लिम्स को मंजूर लूज, बट इन्होंने कहा कि यूनाइटेड होने चाहिए बट कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज फेडरेशन होनी चाहिए, कॉन्फेडरेशन। और जो है लूज, लूज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो प्रोविंसेस थे, जो स्टेट्स होंगे वो पावरफुल होंगे, और सेंटर जो है, जो आज का सेंटर है, आज सेंटर पावरफुल था, लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया था कि सेंट्रल जो है वो वीक रहेगा और जो मेजर पावर रहेगी वो प्रोविंसेस के पास रहेगी। लेकिन कांग्रेस इससे एग्री नहीं किया। विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री। लेकिन इसमें न कांग्रेस जो है एग्री किए, ना ही मुस्लिम लीग एग्री किए। पार्टीशन नाउ बिकेम द मोर, और इसके पार्टीशन जो है एक ही रिलायबल अब सोल्यूशन था, इनएविटेबल लग रहा था इस टाइम पे। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन क्योंकि फेल हो गया था, वो परस्यू नहीं किया कर पाया कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, तो इट अनाउंस्ड इन अगस्त, मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 6 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था कि ये 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करेगा अगर इनको जो है सेपरेट स्टेट नहीं मिला। और इसकी वजह से बहुत जगह पे जो है राइट्स हो गए, हिंदू जो मुस्लिम कम्युनल वायलेंस हो गई, बहुत सारे लोग जो है इसकी वजह से मर गए थे। थाउजेंड्स, मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड, और इसकी वजह से बहुत हजारों की तादाद में लोगों को मारा गया, वुमेन रेप किया गया था, मकान जलाए गए थे, प्रॉपर्टी लॉस हो गया था, पीपल फोर्स टू फ्ली देयर होम्स, पीपल को, लोगों को ज़बरदस्ती से फोर्स किया था उनको अपने घरों से भागने के लिए। दे वर रिड्यूस टू रिफ्यूजीज, सो बहुत सारे लोग जो थे उनको रेफ्यूजीज बनाया गया था दूसरे, क्योंकि पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो वो रेफ्यूजीज बन गए थे अपने ही कंट्री में, जो पहले एक स्टेट था उसमें वो अब रेफ्यूजीज बन गए थे। ऑल्सो मेड दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ इट्स सिटीज एंड न्यू कंट्री पाकिस्तान। सो इसी के तहत 1947 में ही फिर पाकिस्तान जो है बन गया था। और इसका जॉय जो है इंडिपेंडेंस जब मिल गई थी उसमें बहुत सारे लोग खुश भी थे और बहुत सारे लोग नाराज थे, क्योंकि इसमें पार्टीशन के दौरान लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया था, लोग मर गए थे, लोग बेघर हो गए थे। सो खुशी बहुत कम थी और गम बहुत ज्यादा था इंडिपेंडेंस डे के दिन भी। नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस 7 में पहली जो साउथ सब सहारन कंट्री अफ्रीकन कंट्री थी, पहली सब अफ्रीकन कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिला था 1957 में। गाना को पहले गोल्ड कोस्ट भी बोला जाता था। अंडर किनकी लीडरशिप में, क्वामी एनक्रूमा, एनक्रूमा की पार्टी थी कन्वेंशन पीपल्स पार्टी, इनके अंडर में 1957 में गाना को इंडिपेंडेंस मिली थी। और ये इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उसी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे इनका मेंशन दिया गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके और क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट पे। सो ये आप क्वेश्चंस कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हम इनको रिप्लाई करेंगे आपको। सो ये था टोटल जो है इंडिपेंडेंस डे, जो फिर 1947 में फाइनली जो है इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस डे, और 14 अगस्त 19 14 अगस्त 1947 में
12 बजे पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया था और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया और उससे भी बड़ा बहुत थाउजेंड्स इवन के मिलियंस में लोगों को मारा गया था। इसमें लोग बेघर हो गए, लोग रिफ्यूजीज हो गए और आज भी उनको वो सब भुगतना पड़ रहा था। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर 11 जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक। इससे आपका जो है बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, आप इसको पढ़ लें। इसके बाद जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक और चैप्टर है इसी बुक का, मैं आपको वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके भी 2 वीडियोस में आपको लेके आऊंगा, 2 लेक्चर्स उसके भी रहेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है वो आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कोई भी उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।